हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे रिसर्च टॉपिक और इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिसर्च, व्हाट पर्पस ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की एक बढ़िया रिसर्च किस तरह की होती है, कि क्राइटेरिया क्या क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च की कितनी तरह की रिसर्चेस होती है, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसर्च को डिफ़ाइन किया गया है। तो हम सभी को एक एक करके देखेंगे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च की एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो की जाती है जब हम एक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ रिसर्च से। रिसर्च क्या होती है? अगर सिंपली देखें तो रिसर्च दो वर्ड से मिलके बनी है, री प्लस सर्च। री यानी कि अगेन एंड अगेन और सर्च यानी कि टू फाइंड समथिंग। तो अगर हम सिंपली इसका वर्ड को अगर अलग अलग करके देखें तो इसका मतलब होता है री प्लस सर्च। मतलब री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग। बट रिसर्च का एक्चुअल मीनिंग इससे कहीं बढ़कर है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर इसमें फॉलो की जाती है। इसके अंदर हम जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ताकि हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर सकें। अगर हमें कोई भी फिनोमिना या किसी भी चीज़ के रिलेशन में हमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए तो हम उसके बारे में रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और ये हम किसी भी हमारा मतलब जो भी इंटरेस्ट हो या जो भी हमें हमारे मन में हो कि हमें इस फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करनी है तो वो हम कर सकते हैं। पर ये मेजर इसमें क्या है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है और अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। तो जैसे कि क्लिफोर्ड वुडी ने इसमें क्या बताया कि रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। कि सबसे पहले तो हमें कोई एरिया डिफाइन करना है, मतलब कि हमें ये देखना है कि हमें किस चीज़ से रिलेटेड रिसर्च करनी है। तो हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन और रीडिफाइन करना होता है। फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में हम आगे भी डिटेल में करेंगे, पर सिंपली हाइपोथेसिस क्या होती है कि एक स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करनी होती है। जैसे कि हम बना लेते हैं कि जो स्मोकिंग है उसके कारण क्या होता है, स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होता है। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस बना ली। तो हम इसको प्रूव करने के लिए आगे हमारी जो रिसर्च है वो कंडक्ट करेंगे। इसके अंदर हम जो डाटा होता है वो कलेक्ट करते हैं कि मतलब हमें कोई तो एविडेंस चाहिए, किस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि जो स्मोकिंग है उसके कारण लंग कैंसर होता है। तो जो बेसिस होता है वो क्या होता है, डाटा। कि हम इसके अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। फिर डिडक्शंस करके और कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं कि मतलब जो जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया उस पूरे को हम एनालाइज करेंगे, उससे कंक्लूज़न निकालेंगे और लास्ट में ये टेस्ट करेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, जैसे कि हमने बनाई है कि स्मोकिंग के कारण क्या होता है, लंग कैंसर होता है। तो ये हमने जो स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस बनाई है ये हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्यों करते हैं कि हमें पता तो लगे कि भी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है ये ट्रू है या फॉल्स है। और ये हम किस बेसिस पे करेंगे, ये हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम टेस्ट करेंगे। रेडमैन एंड मॉरी ने क्या बताया कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन नॉलेज। कि कोई भी नॉलेज को गेन करने के लिए जो भी हम सिस्टमेटाइज एफर्ट करते हैं, जो सिस्टमेटिक वे में हम एफर्ट्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। तो रिसर्च, पर्पस ऑफ रिसर्च क्या होता है? रिसर्च का पर्पस कि हम रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन यानी कि कुछ भी एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर यानी कि जो हमने कोई भी एक ऐसा फील्ड है जिसको अभी तक किसी ने उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, मतलब एक नया फील्ड है, तो उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल यही जो हमने पहले लिया है कि स्मोकिंग के कारण हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, ये सपोज करते हैं कि भी किसी ने अभी तक इसके बारे में स्टडी नहीं की, तो इस एरिया को किसी ने टच नहीं किया। तो इसके बारे में जो नॉलेज गेन करने के लिए हम जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं कि हमें पता लगे कि इस फील्ड में क्या क्या होता है। तो एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़ वेयर लिटिल इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, तो इसको हम एक्सप्लोरेशन में। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि डिस्क्राइबिंग फिनोमिना एज दे एग्जिस्ट। इसमें तो हम कुछ नई नॉलेज को गेन करने के लिए रिसर्च करते हैं। इसके अंदर हम फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि जो व्हाट का आंसर है
वो इसमें मिलता है कि कोई भी चीज़ जैसे हो रही है उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर देना। इसमें कुछ रीजंस वगैरह हम कुछ किसी चीज़ का पता नहीं होता, बस सिंपली जो प्रोसीजर जैसे कुछ हो रहा है वैसे हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशन बताते हैं कि कोई भी चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, हम क्यों का आंसर करते हैं कि वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर स्मोकिंग हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही है तो क्यों डाल रही है, कौन से ऐसे रीजंस है। फिर आता है प्रेडिक्शन, कि एक पर्पस क्या है प्रेडिक्शन का। जैसे कि अगर हमें पता है कि स्मोकिंग से क्या होगा, स्मोकिंग से लंग कैंसर होगा, तो अगर कोई इंडिविजुअल 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है तो हमारे पास ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसको फ्यूचर में लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, कि भाई वो वनरेबल है, कि उसको लंग कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल। रिसर्च का नेक्स्ट जो पर्पस है वो क्या है कि प्रपोजिंग मेजर फॉर कंट्रोलिंग फिनोमिना। अब जैसे हम इसीलिए भी तो रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल स्मोकिंग कर रहा है तो वो स्मोकिंग कैसे छोड़ेगा, उसके मेथड्स को फाइंड करने के लिए। तो हम उस जो पर्टिकुलर फिनोमिना को कंट्रोल करने के लिए, मेजर्स बताने के लिए भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, की एक रिसर्च की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसको हम क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च भी बोल सकते हैं। हम वैसे लिख देंगे कि एक रिसर्च को में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो ये सेम ही क्वालिटीज़ आएगी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है, कि हम ये नहीं है कि भाई जैसे मन किया हमारे वैसे रिसर्च कर दी, नहीं, जो प्री डिफाइंड स्टेप्स है पहले उनको हमें फॉलो करना होगा। जैसे कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे अभी। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सबसे पहले ही हमने डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, हमारे पास पता है ही नहीं कि हमें किस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, पर सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट कर दिया फिर हमने प्रॉब्लम देखी। ऐसा कुछ नहीं होता, कि हमें सबसे पहले जो प्रोसीजर है, पर्टिकुलर प्रोसीजर है, उसको ही फॉलो करना है, और फिर लास्ट में ऐसे कंक्लूजन करेंगे और फिर रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो जो प्रोसेस जो रिसर्च होती है उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, कि रिसर्च के अंदर हम हमारी पर्सनल बायस नहीं दिखा सकते। ये नहीं है कि जैसा हमारा मन किया हमने वैसे उसके रिजल्ट्स निकाल दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी होती है और हमें लॉजिक को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है इम्पेरिकल एविडेंस। इम्पेरिकल यानी कि एक साइंटिफिक होती है, एविडेंस बेस्ड होती है, कि मतलब ये नहीं है जो हमने बोल दिया वैसे ही है, हमने इसको प्रूव किया कि इसका एक जो प्रूफ है वो एग्जिस्ट करता है, कि हमने इसको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने ये रिसर्च कंडक्ट की है। जब कोई रिसर्च एविडेंस बेस्ड होती है तो उसको हम एक गुड रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है रेप्लिकेबल यानी कि अगर मैंने आज कोई रिसर्च कंडक्ट किया तो कल कोई दूसरा रिसर्चर अगर उस सेम रिसर्च को कंडक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। कि रिप्रोड्यूस मेथड्स आर ट्रांसपेरेंट सो डैट अदर रिसर्चर कैन रिप्रोड्यूस द स्टडी, कि दूसरे रिसर्चर भी वही स्टडी को कंडक्ट करे, रेप्लिकेबल हो, और ये ना हो कि हमने रिसर्च की तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है और कोई दूसरा रिसर्च करे तो बिल्कुल ही टोटली अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब थोड़े लिटिल वेरिएशंस कैन एग्जिस्ट पर इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकता। क्रिटिकल एनालिसिस, जैसे कि एग्जांपल कि हमने तो रिसर्च कंडक्ट की, उसमें तो आ रहा है कि जो स्मोकिंग है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, और उसमें कोई दूसरा करे तो उसमें रिजल्ट आ रहा है कि स्मोकिंग के तो बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्रिटिकल एनालिसिस कि हमें उसको जो डाटा है उसको क्रिटिकली एनालाइज और इवेल्युएट करना होता है और फिर उसका कंक्लूजन निकालना होता है। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे रिसर्च के। टाइप्स ऑफ रिसर्च के कितने टाइप्स है, ये हमने अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसर्च के टाइप बता रखे हैं। जैसे कि पर्पस ऑफ रिसर्च, तो पर्पस ऑफ रिसर्च में क्या होता है कि इसमें दो तरह की रिसर्च होती है, एक होती है बेसिक, एक होती है अप्लाइड। दो तरह की रिसर्च होती है। तो हमने जैसे हमारे जो सब्जेक्ट्स होते थे स्कूल में उसमें भी दो तरह के सब्जेक्ट होते थे, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल में क्या होता था कि सिर्फ नॉलेज बेस्ड थी, और ये क्या होता था कि इसको अप्लाई करना होता था। सेम यही है, जो बेसिक रिसर्च है वो काइंड ऑफ थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, और जो हमारी अप्लाइड होती है वो काइंड ऑफ प्रैक्टिकल रिसर्च होती है। तो बेसिक रिसर्च में हम सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं,
नॉलेज गेन करने के लिए रिसर्च, और इसके अंदर हम जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है इसको अप्लाई करने के लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको। बेसिक रिसर्च क्या होता है? टू गेन नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि हम नॉलेज के लिए उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें हम स्टडी कर लेते हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, स्टडिंग हाउ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल इन द ब्रेन विदाउट एनी इमीडिएट एप्लीकेशन, कि बिना कोई एप्लीकेशन के हमने स्टडी कर लिया कि हमें कोई फिनोमेना को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए जो हमने रिसर्च कंडक्ट किया उसको हम बेसिक रिसर्च बोलेंगे। इसका जो मेन फोकस होता है वो किस में होता है कि हमें कोई थ्योरी डेवलप करनी है। थ्योरी डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेसिक रिसर्च। और दूसरी होती है अप्लाइड रिसर्च, कि हमारे जो रियल वर्ल्ड में है कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, उनका हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, उसके लिए जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है? टू सॉल्व प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो अप्लाइड रिसर्च को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंडक्ट करते हैं, कि मतलब हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे। जैसे एग्जांपल कि डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर न्यू डिसीज़, की कोई नई बीमारी है तो उसके लिए अगर हमें वैक्सीन बनानी है तो रिसर्च जो हम कंडक्ट करेंगे वो क्या है? उसकी एक प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि हमें उस बीमारी को ख़त्म करना है, उसके चांसेस को कम करना है, तो उसको हम बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। अब आते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा। इसके अंदर दो तरह की होती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, क्वांटिटेटिव यानी कि जो नंबर्स में हो, ठीक है, जिसको मेज़र कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव जो कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स बताए, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स बताए, किसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स बताए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके अंदर क्या, क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि न्यूमेरिकल डाटा होता है और स्टैटिस्टिकल टूल्स हम अप्लाई करते हैं। एग्जांपल जैसे कि अगर हमें किसी का जो एक हाउस होल्ड्स हैं उनका जो एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च ही करेंगे, कि जो एक्सपेंडिचर होगा वो उसमें क्या होगा कि कोई बता देगा कि हमारे घर पे 10,000 रुपये महीना खर्च होते हैं, कोई बताएगा कि हमारे घर 5,000 होते हैं। तो क्या है कि ये जो हमारा न्यूमरिक फॉर्म में है कि हमारे पास डाटा आ रहा है वो नंबर्स में है। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, जैसे कि इसमें इंटरव्यू से जो डाटा आता है, ऑब्जर्वेशन से, टेक्सचुअल एनालिसिस से, तो वो कौन सा होता है? वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर हमें पता करना है कि जो मदर और कोई बच्चा है, चिल्ड्रन है, उनका रिलेशन क्या है, तो उसको हम कैसे नंबर्स में कंडक्ट कर सकते हैं? उसको हम नंबर्स में नहीं कर सकते। कोई मदर कैसे बताएगी कि मैं इतने नंबर से अपने बच्चे को प्यार कर सकती हूँ? नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है, इसको क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ही पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आती है बेस्ड ऑन अप्रोच, कि हम किस तरह की अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे। एक होता है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, एक होती है एनालिटिकल अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि कोई फिनोमेना जैसे हो रहा है उसको वैसे बता दिया। इसके अंदर हम हमारे इतनी एनालिसिस कंडक्ट नहीं कर रहे कि कोई चीज़ कैसे हो रही है उसको सिंपली वैसे बताना, उसको बोल देंगे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि जो सेंसस होता है वो हमारी पॉपुलेशन के बारे में बता देता है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ एनालाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं। जैसे हमारी पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक्स है कि भाई अगर हमारे कंट्री के अंदर 70% लिटरेट है तो वो उतना बता देगा, तो वो किस में आएगा? वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएगा। एनालिटिकल में क्या होता है कि हमें जो डाटा होता है उसको एनालाइज करना होता है, उसके कॉजेज़ को, उसके रिलेशन को, उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि हम स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में बताते हैं तो उसके अंदर हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। टाइम डायमेंशन, टाइम यानी कि एक होता है कि एक पॉइंट पे करना, एक होता है लंबे पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। दो तरह की रिसर्च होती है। जो हम एक सिंगल टाइम पीरियड पे कंडक्ट करते हैं, सिंगल टाइम पीरियड में कंडक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल। और जो लंबे पीरियड के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो ये दो तरह की रिसर्च है टाइम डायमेंशन पे। टाइम यानी कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है। जो मेनली जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो जो हमारे डेवलपमेंट
रिलेटेड जो इतनी भी रिसर्च होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि हमें पता करना है कि एक बच्चा इस टाइम पीरियड पे इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इस टाइम पीरियड में उसकी इतनी ग्रोथ हो रही है, ऐसे धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, तो हम वैसे ही उसको स्टडी करेंगे। ट्रैकिंग चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम 5 to 15 टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अर्ली एजुकेशन, तो ये एक इसका एग्जाम्पल है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कैसी होती है। और क्रॉस सेक्शनल में क्या है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम हमने कोई एक कंपनी सेलेक्ट कर ली, उस कंपनी के अंदर हमने 25 या 30 एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए और उसकी हम देख रहे हैं कि उनकी सेटिस्फेक्शन क्या है, तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे हमारी जो रिसर्च है वो दो तरह की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और दूसरी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है, इसके अंदर दो तरह के वेरिएबल्स है, जैसे कि ये हम आगे आने वाली वीडियो में पूरा वेरिएबल्स भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो वेरी कर सकती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, जैसे कि कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है, इनकम एक वेरिएबल है ना, तो ये सब वेरिएबल है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है जिसको हम क्या कर सकते, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और जो कि वेरी कर सकती है, मतलब कि इंटेलिजेंस किसी की 100 होती है, किसी की 110 होती है, किसी की 130 होती है, किसी की कम भी होती है 70, तो इसकी वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है, इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम इसको मेज़र भी कर सकते हैं, है ना। तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल चल रहा था, स्मोकिंग इफेक्ट लंग कैंसर, इफेक्ट ऑन हेल्थ, स्मोकिंग इफेक्ट ऑन हेल्थ, ये लेते हैं हम। स्मोकिंग का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, तो इसके अंदर क्या है कि स्मोकिंग क्या है, हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि जैसे कि अगर कोई बंदा नॉन स्मोकर है तो उसकी हेल्थ कैसी होगी, कोई बंदा अगर मान लो थोड़ी कम कंज्यूम करता है, कम स्मोकिंग करता है, तो उसके हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट होंगे, और कोई बंदा बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होंगे। तो स्मोकिंग इसमें क्या है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके कारण हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि हेल्थ हमारी क्या हुई, हेल्थ हमारी एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुई है। हेल्थ किस पे डिपेंड कर रही है, इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में स्मोकिंग पे डिपेंड कर रही है, तो जिसके कारण किसी वेरिएबल में चेंज आए उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और जिसके अंदर चेंज आए उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो जिसके अंदर ये इस तरह के वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, और जिसके अंदर हम ऐसे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते, जैसे कि इसके अंदर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। अब एक होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च, एक होती है प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक सिंपली क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है डायग्नोसिस, यानी कि हम इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च करते हैं, उसको हम डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं। प्रोग्नोस्टिक रिसर्च क्या होती है कि कुछ भी फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रोग्नोस्टिक रिसर्च बोलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च के क्या क्या स्टेप है, किस वे के अंदर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो इसके अंदर हमारे जो 9 स्टेप्स हैं, सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, देन फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, choosing the research design, collecting the data analysis, hypothesis testing, generalization and interpretation, preparation of report। तो ये सारे हमारे जो स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस के। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। प्रॉब्लम मतलब कि हम कुछ भी देखते हैं कि हमें कहीं प्रॉब्लम लगी, या कोई एक स्पेसिफिक हमारे पास होना तो चाहिए कि हम इस फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करेंगे।
तो इसके अंदर हमें एक क्वेश्चन को, एक जो प्रॉब्लम है उसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल है कि हमने देखा कि जो स्कूल्स है उसके अंदर बच्चे एब्सेंट बहुत रह रहे हैं, कि बच्चों की एब्सेंट बहुत ज़्यादा है स्कूल्स के अंदर। तो ये क्या देखा, ये हमने एक प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे स्कूल में एब्सेंट है। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कोई भी रिसर्च में, कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसको हमें डिफाइन करना होता है। और इसमें हम जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि हमें पता है कि बच्चे एब्सेंट है स्कूल में, ये क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। और एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी रेलिवेंट टू द फील्ड स्टडी, फिजिबल टू स्टडी, सिग्निफिकेंट फॉर सोसाइटी और नॉलेज, कि हमारे फील्ड से रेलिवेंट होनी चाहिए और उसको हम स्टडी कर सके और हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे और हमारी नॉलेज में कंट्रीब्यूट करे। एग्जाम्पल यही हमने देख लिया कि वाई इज़ एब्सेंटिज्म इंक्रीजिंग इन द सेकेंडरी स्कूल, की सेकेंडरी स्कूल में एब्सेंटिज्म क्यों बढ़ रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम देखी। रिव्यूइंग द लिटरेचर, रिव्यूइंग मतलब कि जो भी पहले से जैसे हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितने भी पहले कुछ भी जो थ्योरीज़ है या फिर कुछ आर्टिकल्स है, कुछ भी रिसर्च हुई, बुक्स हुई, रिपोर्ट्स है, उनको हमें स्टडी करना होता है ताकि हमें उसके बारे में नॉलेज मिले कि किस तरह के ट्रेंड है इसके अंदर और किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है। और ये हमारा इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी स्टडी कंडक्ट करें, हमें पता लगा कि वो स्टडी पहले से ही कंडक्ट है, तो वो तो एक टाइम वेस्टेज है ना, टाइम वेस्टेज होगी उससे सिर्फ, और कुछ नई नॉलेज तो मिलेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो रिसर्च कंडक्ट कर ली है किसी ने। तो इसमें रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर में क्या होता है कि अ बॉडी ऑफ प्रायर वर्क रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम इज रेफर टू एज लिटरेचर, कि जो पहले से ही हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पहले काम किया गया है उसको हम लिटरेचर बोलते हैं इस कंटेक्स्ट में। और इसमें जब हम उसको स्टडी करते हैं, जो भी पहले से उस फील्ड में जैसे हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज, बुक्स, रिसर्चेस, सबको पढ़ने को क्या बोलेंगे, रिव्यूइंग द लिटरेचर। तो पर्पस क्या है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, कि जो पहले से ही पता है उसके बारे में समझना, और कि हमारी रिसर्च में क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा जब हम दूसरी स्टडीज़ को पढ़ेंगे, और हमारी प्रॉब्लम को रिफाइन करने में भी हेल्प करेगा। जैसे कि रिव्यूइंग स्टडीज़ ऑन द फैक्टर कॉजिंग एब्सेंटिज्म लाइक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, कि जितनी भी इससे रिलेटेड स्टडीज़ हैं उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस हमने देखा है कि ये क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है ना। इसमें इस स्टेटमेंट को हम बनाते हैं ताकि हम इसके ऊपर हमारी जो आगे की रिसर्च है वो कंडक्ट कर सके, और इसको हमें टेस्ट करना होता है। ये क्या है, एक टेंटेटिव और टेस्टेबल स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये एक स्टेटमेंट है, कोई भी हमने स्टेटमेंट बना ली, जैसे कि हमने प्रॉब्लम क्या देखी कि एब्सेंटिज्म है, और फिर हमने उसके बारे में जो जितना भी लिटरेचर, जितना भी प्रायर वर्क अवेलेबल है उसको स्टडी किया। उसके बाद हमने एक क्या बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक और क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट विद लो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट शो हाइयर एब्सेंटिज्म रेट, कि हमने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बना दी कि ये हमें अब आगे हमारी रिसर्च में प्रूव करनी है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं। हमारी स्टेटमेंट क्या है कि जिनके पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ कम इन्वॉल्व होते हैं उनका जो एब्सेंट रहने का जो रेट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट ज़्यादा होता है। तो ये हमने एक क्लियर स्टेटमेंट बना ली। और एक गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि क्लियर एंड स्पेसिफिक। ये जो हमारी स्टेटमेंट है जैसे हमने ये बनाई है, ये बिल्कुल क्लियर है और स्पेसिफिक है। ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व कर लिए, हमें एक स्पेसिफिक फील्ड में रिसर्च करनी होती है, इसको हम मेजरेबल कर सके ऐसी होनी चाहिए, और प्रायर नॉलेज पे बेस्ड होनी चाहिए। तो हाइपोथेसिस क्या होती है कि एक स्टेटमेंट, ओवरऑल क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको हमें आगे टेस्ट करना है, जिसके ऊपर अब पूरी आगे की जितनी रिसर्च है वो कंडक्ट होगी। अब चूज़ द रिसर्च डिज़ाइन। अब हमें पता है रिसर्च डिज़ाइन यानी जब हम स्कूल में होते थे तो हम जब भी हमारे एग्ज़ाम होते थे तो हम टीचर से पूछते थे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के। जैसे फिर टीचर हमें बताता था कि इतने 10 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, फिर दो नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन, ऐसे पूरा ब्लूप्रिंट बताता था जो हमारा टीचर था। तो वैसे ही जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका हमें एक डिटेल पहले से प्लान तैयार करना पड़ता है कि हम जो
हमारी आगे की जितनी भी रिसर्च है वो कैसे कंडक्ट करेंगे, किस तरह के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, किस तरह का जो हमारे डाटा कलेक्शन के मेथड होंगे वो किस तरह के होंगे। तो जितना भी उसके रिलेटेड जितना भी प्लान बनाना होता है, जितना भी ब्लूप्रिंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। तो इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारी रिसर्च किस तरह की होगी, कि एक्सपेरिमेंटल होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, और हम किस तरह के मेथड को यूज़ करेंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और हमारा सैंपल क्या होगा, किस तरह के सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करेंगे, रैंडम सैंपल होगा, स्ट्रेटिफाइड होगा, टाइम फ्रेम वर्क क्या होगा, कि मतलब हम एक लंबे पीरियड के लिए स्टडी करेंगे या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि चूजिंग अ सर्वे बेस्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी विद 200 स्टूडेंट सैंपल रैंडमली, कि हमने जैसे कि क्या सेलेक्ट कर लिया कि 200 बच्चे सेलेक्ट कर लिए और सर्वे बेस्ड मेथड सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे जितना भी ब्लूप्रिंट है कि हमारी प्रोसीजर क्या होगी, उसका जो डिटेल प्लान है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग द डाटा। डाटा कलेक्शन यानी कि अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे पास डाटा भी तो होना चाहिए कि जिसको हम बाद में क्या करेंगे, इवेल्युएट करके हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करेंगे। तो डाटा क्या होता है, डाटा हम गैदर करते हैं अब ताकि उसको बाद में एनालाइज कर सके और फिर हमारी जो रिसर्च है उसमें यूज़ कर सके। तो डाटा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा यानी कि जो हम ओरिजिनल सोर्स से करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कि हमें एब्सेंटिज्म के बारे में पता करना था तो हम किसी स्कूल में गए, हमने रैंडमली 200 बच्चे सेलेक्ट करे और उनसे एक क्वेश्चनियर भरवा लिया, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने ओरिजिनल सोर्सेज का यूज़ किया, ओरिजिनल सोर्सेज का यूज़ करके हमने रिसर्च कंडक्ट की। अब इसमें मेथड कौन कौन से, सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कि जो जब हम ओरिजिनल सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग सोर्सेज है, जैसे कि सपोज अगर हमें क्राइम के रिलेटेड अगर कुछ डाटा चाहिए तो NCRB जो है वो डाटा पब्लिश करता है, तो उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेना, किसी और ने पब्लिश किया है पर हमने हमारी स्टडी में यूज़ कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्रॉपर डाटा कलेक्शन, कि अगर हम डाटा गलत कलेक्ट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, कि जो हमारे रिजल्ट आएंगे वो इनवैलिड होंगे, इसके कारण रॉन्ग कंक्लूजन आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है, हमारे टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, रिजल्ट में बायस आ सकती है और हमारी जो क्रेडिबिलिटी है रिसर्च की उसको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप है डाटा एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको समराइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। बेसिकली जो भी डाटा है उसका हमें मीनिंग तो निकालना पड़ेगा, ताकि हम जो उसके अंदर जितने भी पैटर्न है, जो रिलेशनशिप है, जो ट्रेंड है हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको फाइंड कर सके। बेसिकली जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकाल के हमें रिजल्ट निकालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा एनालिसिस। इसका पर्पस क्या होता है कि हमें जो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको समराइज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। बेसिकली मेन तो यही है कि हमें हमारी रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो डाटा का मीनिंग तो हमें निकालना पड़ेगा कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें किस तरह के रिलेशनशिप है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो निकालने के लिए कि हमने डाटा कलेक्ट किया, एविडेंस बेस पे हमारा डाटा कलेक्ट किया, उसका एविडेंस है हमारे पास, और फिर उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये होता है डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस की हमारा मेन क्या था कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है, अब हमने डाटा का मीनिंग निकाली है, अब हमें क्या देखना है कि जो डाटा हमने जिसका मीनिंग निकाला है वो हमारी हाइपोथेसिस पर सही बैठ रहा है या नहीं, मतलब जैसे हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो उसके लिए उसकी सेम कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आफ्टर एनालिसिस ऑफ डाटा द रिसर्चर इज इन पोजीशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ही हैड फॉर्मुलेटेड अर्लियर। जो उसने पहले हाइपोथेसिस बनाई है उसको अब वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। अलग अलग टेस्ट का भी यूज़ होता है इस पर्पस के लिए कि मतलब जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जैसे कि T टेस्ट, F टेस्ट, अलग अलग टेस्ट है जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग विल रिजल्ट इन आइदर एक्सेप्टिंग द हाइपोथेसिस और आएगा इधर
रिजेक्टिंग इट, कि हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, या तो हमारा जो डाटा है वो क्या होगा, वो हाइपोथेसिस को सही प्रूव कर देगा, ठीक है, हाइपोथेसिस हमारी सही है, या फिर डाटा उसके अपोजिट में आएगा तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, या वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये दो सिनेरियो है। नेक्स्ट फिर आता है जनरलाइजेशन। जब हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, जब हमारी हाइपोथेसिस सही प्रूव हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको जनरलाइज कर देते हैं और उससे क्या बना लेते हैं, एक थ्योरी बना लेते हैं। कि मेन पर्पस क्या है हमारे रिसर्च का, कि हम एक सर्टेन जनरलाइजेशन पे पहुंचे, मतलब जनरलाइजेशन यानी कि हम पॉपुलेशन पे उसको अप्लाई कर सकें, है ना, पॉपुलेशन पे क्या कर सके, अप्लाई कर सके। तो जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है। तो रियल वैल्यू ऑफ रिसर्च लाइज इन इट्स एबिलिटी टू अराइव एट सर्टेन जनरलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग ऑफ वन ट्रिगर्स ऑफ न्यू क्वेश्चन विच विल लेड टू, अगर जैसे कि हमने इंटरप्रेट किया तो बाद में हमारे उसको देख के हम कुछ और भी हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, तो हम बाद में उसके रिलेटेड भी आगे रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो द प्रोसेस कंटिन्यूस। फिर आता है कि जो हमने जनरलाइजेशन कर ली, इंटरप्रिटेशन निकाल ली, तो हमें एक रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है, रिपोर्ट, ताकि दूसरे उसको पढ़ सके, जो हमारी नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंच सके। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिसर्चर ने किया है उस सारे की वो रिपोर्ट बनाएगा। इसके अंदर उसको क्या करना है कि जो रिपोर्ट है उसका लेआउट है, कि मतलब कैसे रिसर्च होगी, कि स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट आएगा, टाइटल आएगा, कैसे आएगा, जो प्रॉपर लेआउट है उसका वो प्रॉपर होना चाहिए। रिटन इन कंसाइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल इन सिंपल लैंग्वेज, की हमें कुछ फालतू की उसमें बकवास नहीं करनी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उसको लिखना है। चार्ट एंड इलस्ट्रेशन शुड बी यूज्ड ओनली इफ द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन only if to present the information more clearly, इधर टू आएगा। तो हमें चार्ट्स और इलस्ट्रेशन का तभी यूज़ करना है जब वो उसमें यूज़फुल हो, कि मतलब बेफालतू में उसका भी यूज़ नहीं करना, कि अगर वो हमारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ही हम उसका यूज़ करेंगे। कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस लिमिट मस्ट बी मेंशन एंड वेरियस कंसंट्रेंट्स एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग, कि हमने जब रिसर्च की तो हमारे जो रिसर्चर को क्या क्या प्रॉब्लम आई, उसको किस तरह से कंडक्ट किया, जो भी जितनी भी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उस रिसर्चर को उसमें सबमिट करनी होती है। तो ये थे हमारे सारे स्टेप्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।